फोटोसिंथेसिस का पार्ट 4 नंबर वीडियो है। आज हम अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 अपचयन की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि C3 चक्र। पहले हम वापस देख लेते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया थी क्या। प्रकाशिक अभिक्रिया में तो हमने पढ़ा था कि जो स्वांगीकारी शक्ति थी ATP प्लस NADPH2 का हमने निर्माण किया था, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में इसी स्वांगीकारी शक्ति का उपयोग करके CO2 का अपचयन करना। अब पारकों के अंदर CO2 अपचयन की अलग अलग विधियां होती है, C3, C4 और कैम चक्र। आज हम C3 चक्र को पढ़ेंगे। इस चक्र को देने वाले वैज्ञानिक केल्विन व बेंसन थे, इसलिए इस चक्र को केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। अब इसको C3 चक्र ही क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? C3 चक्र। आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ, या तो इसका डायग्रामेटिक पूछता है, इसका डायग्राम पूछता है, मोस्ट ऑफ इसकी रिएक्शन पूछता है, या फिर इस तरीके के एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं कि इसको C3 चक्र क्यों बोला जाता है। तो प्रथम स्थायी उत्पाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होने के कारण इस चक्र को C3 चक्र बोला जाता है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है, तो C3 चक्र स्ट्रोमा भाग में होगा। अब इस डायग्राम को आपको रटने बैठोगे तो रटना में मुश्किल रहता है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर आपने सभी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियरली समझ लिया तो आपको ये फिर डायग्राम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो C3 चक्र में फर्स्ट स्टेप पहला है RUMP का रूपांतरण RUBP में। अब RUMP क्या होता है? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। राइबोज शर्करा का समावयवी होता है। राइबोज शर्करा जो एक 5 कार्बन की शर्करा होती है, उसका क्या समावयवी होता है? राइबोलोज। जिस प्रकार से ग्लूकोज का समावयवी फ्रक्टोज, उसी प्रकार राइबोज का समावयवी होता है राइबोलोज। मोनो का मतलब एक और फोस्फेट का समूह, एक क्या लगा हुआ है? फोस्फेट समूह, तो RUMP राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का राइबोलोज बाइफॉस्फेट में रूपांतरण होता है। दोनों ही 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन, चेंज किया दोनों में। एक बाई का मतलब 2, फोस्फेट ग्रुप मतलब 2 फोस्फेट ग्रुप, जबकि यहाँ फोस्फेट ग्रुप कितना? 1। इस कन्वर्जन में हमें क्या चाहिए? एक और फोस्फेट ग्रुप। अभी फोस्फेट ग्रुप हम कहाँ से ला सकते हैं? तो याद कीजिए, जब हमने प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी थी तो ATP का निर्माण किया था। जो हमारी ऊर्जा बनी थी उस ऊर्जा को हमने ATP के रूप में संग्रह किया था। अब CO2 अपचयन में इसी ATP को तोड़कर हमें क्या लेनी है? एनर्जी, और CO2 का क्या कराना? अपचयन कराना। तो जब ATP टूटता है तो ATP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, यह इनऑर्गेनिक फोस्फेट राइबोलोज के साथ जुड़ने पर राइबोलोज बाइफॉस्फेट, यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी फॉस्फोरिलीकरण। कल जो हमने पढ़ा था वो था फोटोफॉस्फोरिलीकरण, जिसके अंदर हम प्रकाश की ऊर्जा ADP और इनऑर्गेनिक फोस्फेट के द्वारा ATP का संश्लेषण कर रहे थे। यह है फॉस्फोरिलीकरण। फिर RUBP। अब CO2 अपचयन के अंतर्गत रंध्रों के द्वारा क्या आती है? CO2। इस रंध्रों के द्वारा CO2 जो आती है उसको प्रथम CO2 ग्राही होता है RUBP। किसी भी पदार्थ द्वारा CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है? कार्बोक्सीकरण। तो C3 चक्र का द्वितीय स्टेप होता है कार्बोक्सीकरण। जो RUBP का निर्माण हुआ था RUMP से, वह RUBP CO2 के साथ क्रिया करके प्रथम स्थायी उत्पाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अब ये इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है? तो RUBP प्रथम CO2 ग्राही। ये एक नंबर के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं कि C3 साइकिल में प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है? तो RUBP। RUBP CO2 के साथ जुड़कर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। अब RUBP हमारे पास थे 5 कार्बन, और एक CO2 का समूह जुड़ने पर कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के एक उत्पाद बनाओ, या 3 कार्बन के 2 उत्पाद हम बना सकते हैं। तो चूंकि यहाँ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, लेकिन हमारे पास कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। तो कितने अणु हो गए? 2 अणु फॉस्फोग्लिसरिक
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये C3 साइकिल का दूसरा स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट फॉस्फोरिलीकरण, सेकंड कार्बोक्सीकरण। इन्हीं स्टेप को याद रखिएगा। मोस्ट लोग कभी कभी एग्जाम में आपका सीधा रिएक्शन से पूछी जाती है, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी होती है इसी साइकिल को तोड़ के। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। हमारे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाले पदार्थ के 2 अणु बन चुके हैं। अगले स्टेप में यही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने फॉस्फेट ग्रुप है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास है, लेकिन नेक्स्ट जो उत्पाद बना है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप कितने? डाई 2 फॉस्फेट ग्रुप, एक पहले कार्बन पर और एक तीसरे कार्बन पर। मतलब हमें एक फॉस्फेट ग्रुप और मिला। तो फॉस्फेट ग्रुप हमेशा कहां से? एटीपी के टूटने से। पुनः एटीपी टूटेगी, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके 3rd नंबर पर कार्बन पर जुड़ जाएगा और हो जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पुनः एटीपी टूट रही है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या बोल दोगे? फॉस्फोरिलीकरण। यह द्वितीय फॉस्फोरिलीकरण है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हमारे पास यहाँ कितने मोल थे? 2 मोल, 2 अणु थे। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी कितने अणु होंगे? 2 अणु। कोई कमी नहीं हुई है, ना ही हमने कोई नया पदार्थ जोड़ा। तो 2 मोल इधर तो 2 मोल उधर। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, दोनों में एक एक फॉस्फेट समूह ऐड कराना है। तो एटीपी भी कितनी टूटेगी? 2 एटीपी किसमें टूटेगी? एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपका होता है 3rd स्टेप। नेक्स्ट है 4th स्टेप में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। याद कीजिए, जब भी कोई अम्ल, किसमें? अम्ल का जब अपचयन हो तो किसका निर्माण करता है? एल्डिहाइड। अपचयन बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। जब किसी अम्ल का अपचयन हो तो किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड। तो हमारे यहाँ क्या बना है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जब हमने स्वांगीकारी शक्ति बनाई थी तो एटीपी प्लस 2 अणु हमने NADPH2 के भी बनाए थे। तो चूंकि अपचयन मतलब हाइड्रोजन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन ग्रहण तब करेंगे तो कोई हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा या छोड़ेगा। तो NADPH2 NAD प्लस में टूटता है, 2 हाइड्रोजन मुक्त करता है। उन हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड निर्माण करता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब हमारे पास यहाँ फॉस्फेट ग्रुप 2 थे, 1 और 2, लेकिन इधर एक ही है। तीसरे कार्बन पर ही फॉस्फो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप भी बाहर निकला। इस हिसाब से अब यहाँ हमने हाइड्रोजन का ऐड कराया, हाइड्रोजन को जोड़ा है, तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। क्लियर है? 4th स्टेप, फर्स्ट फॉस्फोरिलीकरण, फिर कार्बोक्सीकरण, फिर फॉस्फोरिलीकरण, देन अपचयन। हाइड्रोजन को क्या किया? जुड़ाया गया और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का निर्माण कराया गया। चूंकि हमारे पास 1,3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु थे, इसलिए NADPH2 के भी कितने अणु हो जाएंगे? 2 अणु। तो 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के हमारे पास 2 अणु है। एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का 2 × 3 6 कार्बन है हमारे पास। अब इन 6 कार्बन पे अब ध्यान दीजिए कि जब ये प्रक्रिया होती है CO2 उपचयन, उसको कराने के लिए क्या चाहिए? RUMP। अगर ये RUMP पूरा का पूरा खर्च हो गया तो नेक्स्ट CO2 फिक्सेशन कैसा होगा? इसलिए जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के जो 5 कार्बन होते हैं वो RUMP के पुनर्निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं और इसके एक ही कार्बन का क्या होता है? फिक्सेशन। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक कार्बन हुआ, वो किस में काम प्रयुक्त हो जाएगा? ग्लूकोज के निर्माण के लिए। अब इस 1 केल्विन साइकिल में केवल कितने कार्बन का? 1 कार्बन का क्या हुआ? स्थिरीकरण। तो अब हम ऊर्जा कितनी खर्च करिए? एटीपी कितनी खर्च हुई है? एक CO2 अणु को अपचयित करने के लिए या स्थिरीकृत करने के लिए कितनी एटीपी खर्च हुई है? ध्यान दीजिए, पहले एटीपी इधर, 1 एटीपी का अणु हुआ यहाँ और 2 एटीपी का अणु यहाँ, 3 एटीपी, फिर आगे कहीं एटीपी खर्च नहीं हुई है तो 2 एटीपी के अणु, सॉरी 3 एटीपी के अणु
केवल कितने, एक CO2 अणु के लिए, एक CO2 अणु के लिए। हमारे ग्लूकोज के लिए हमें कितने CO2 अणुओं को स्थिरीकृत कराया, 6, और अभी तक हमने केवल एक ही CO2 अणु का क्या कराया, अपचयन। तो एक CO2 अपचयन के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 के अणु खर्च होते हैं। क्लियर है? मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि एक CO2 अपचयन के लिए कितनी ATP, कितने NADPH2 के अणु खर्च होते हैं। तो एक CO2 के लिए, तो एक ग्लूकोज के अणु बनाने के लिए हमें कितने, कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 6 CO2 के अणु चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितने CO2 अणु, 6 CO2 अणुओं की क्या होती है, आवश्यकता। तो एक ग्लूकोज के अणु के बनाने के लिए कितने ATP अणु खर्च होंगे, तो एक CO2 के लिए कितने ATP अणु खर्च हो रहे थे, 3। तो 6 कार्बन के 6 CO2 अणु को अपचयित करने के लिए कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 18 ATP खर्च होती है। और NADPH2 कितना बना था, 2 NADPH2 × 6, तो 12 NADPH2 के अणु खर्च होते हैं एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए। अब इस टॉपिक से डायग्रामेटिक C3 साइकिल पूछने के अलावा जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी C3 साइकिल में प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है, तो RUPP। ये जो पॉइंट लिख रखा है इसमें से आपके सबसे ज्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो C3 साइकिल में प्रथम CO2 ग्राही RUPP राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो C3 साइकिल होता है उसके अंदर मुख्य एंजाइम जो CO2 फिक्सेशन में कार्य करता है वो कौन सा होता है, रूबिस्को। ये जो एंजाइम होता है पादप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो जो रूबिस्को प्रोटीन्स होती है वो पादप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, तथा जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कोलेजन। C3 साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3 कार्बन का होता है, इसी कारण इस साइकिल को C3 साइकिल बोला जाता है। C3 साइकिल मुख्यतः 5 चरणों में पूर्ण होता है। अभी डायग्राम से हमने समझा था, उसी डायग्राम्स के अंदर जो रिएक्शन थी उसको तोड़ के लिख रखा है, क्योंकि इस टॉपिक में से मोस्टली कभी कभी आपसे 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये रिएक्शंस पूछी जाती है। तो प्रथम चरण होता है RUMP का, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का राइबोलोज बाइफॉस्फेट में निर्माण, राइबोलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण करना, जिसे फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। इस हेतु ATP का एक अणु खर्च होता है और यह प्रक्रिया फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। द्वितीय रासायनिक अभिक्रिया राइबोलोज बाइफॉस्फेट CO2 व H2O के साथ क्रिया कर रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण करता है। चूंकि इसके अंदर CO2 जुड़ रही है अतः इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया। तीसरे चरण में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु, 2 ATP खर्च होने पर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते हैं उन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्रहण कर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। क्योंकि इधर 2 अणु थे तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी 2 अणु। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। जब क्या होता है, अपचयन। जब भी कोई अम्ल का अपचयन हो तो उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अपचयन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन्स को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और हाइड्रोजन्स कौन देता है, NADPH2। अंतिम चरण होता है RUMP का पुनः निर्माण। अब C3 साइकिल में एक CO2 को फिक्सेशन के लिए कितनी ATP की आवश्यकता होती है, तो 1 CO2 स्थिरीकरण, 1 ATP इधर और 2 ATP के अणु इधर, तो 2 और 1 ये 3
एटीपी अणु प्लस NADPH2 के 2 अणु, क्योंकि हमारे पास ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु थे, तो कितने NADPH2 के अणु खर्च होंगे 2 प्लस 2 NADPH2 के अणु। अब ये तो था एक CO2 स्थिरीकरण के लिए। अब एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। एक कार्बन को स्थिरीकरण करने के लिए कितना एटीपी? 3 एटीपी। तो कितना एटीपी हो जाएगा? 18 एटीपी। और NADPH2 कार्बन वही ग्लूकोज के अणु में कितने कार्बन? 6 कार्बन। और NADPH2 के अणु, एक CO2 के लिए 2 NADPH2 के अणु चाहिए, तो 6 CO2 अणुओं को फिक्सेशन करने के लिए 2 NADPH2 हो जाएगा 12 NADPH2। एक मुख्य बात, ये जब एक NADPH2 NADP प्लस में टूटता है तो यह 3 एटीपी देता है। तो टोटल एटीपी देखने के लिए 18 तो ये है ही, 18 एटीपी। अब 12 NADPH2, एक NADPH2 का अणु देता है 3 एटीपी, तो 12 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 24 एटीपी। तो टोटल एटीपी हो जाएगा 54 एटीपी। CO2 के ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए कम से कम 54 एटीपी, 54 एटीपी की आवश्यकता होती है। सॉरी, 12 NADPH2 थे हमारे पास, एक NADPH2 जब NADP प्लस में टूटता है तो 3 एटीपी देता है। हमारे पास 12 NADPH2 के अणु बने, तो 12 इंटू 3 36 एटीपी। डायरेक्ट एटीपी खर्च हुई थी 18, और कितने 12 NADPH2 के अणु खर्च हुए थे, तो 12 इंटू 3 36 एटीपी। तो टोटल कितनी एटीपी खर्च होगी? 54। आज तक की क्लास में इतना ही। कल की हम क्लास में C4 साइकिल को कंटिन्यू पढ़ेंगे।